नमस्कार, डीडी न्यूज पर आज से शुरू हो रहे हमारे नए कार्यक्रम रिपोर्ट एट 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। दिन भर की सारी बड़ी खबरों को समेटे इस कार्यक्रम में पूरे दिन की हर उस खबर की होगी बात जो बनी है सुर्खियां। सबसे पहले बात होगी गगन यात्रियों के सम्मान की। रक्षा मंत्री ने गगन यात्रियों का सम्मान किया है, बताएंगे आपको इस खबर के मायने क्या है। उसके बाद गगन मिशन की तैयारियां तेज हो गई हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ है। उसके बाद आपको बताएंगे दिल्ली में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। फिर नहीं थम रहा एसआईआर पर सियासी बवाल, इसका क्या मतलब है ये भी बताएंगे। साथ ही रिपोर्टर 10 में राहुल पर रिजिजू का वार हुआ है। सोरोस से कनेक्शन का आरोप जो लगा है उसकी पड़ताल होगी और ऑनलाइन जुए पर मुश्किल में कर्नाटक के कांग्रेस के विधायक, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के लोगों को विकास का डबल उपहार मिलने जा रहा है, वो भी बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में पत्नी की हत्या के आरोपी का पुलिस एनकाउंटर, इससे जुड़ी हुई खबर हम आपको बताएंगे। और चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट को कहा बाय बाय, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो आज रिपोर्ट एट 10 में शुरुआत करते हैं इन तमाम सारी खबरों की। अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगाने को तैयार भारत के प्रस्तावित गगनयान मिशन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में एक नए अध्याय का प्रतीक बताया है। नई दिल्ली के सुब्रतो पार्क में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने 4 गगन यात्रियों को सम्मानित भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए चयनित अंतरिक्ष यात्रियों को रविवार को एक कार्यक्रम में सम्मानित किया। इसरो के पहले अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चयनित ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ग्रुप कैप्टन पीवी नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप को सम्मानित किया। रक्षा मंत्री ने चयनित 4 गगन यात्रियों को देश के रत्न और राष्ट्रीय आकांक्षाओं का अग्रदूत बताया। आप चारों सचमुच हमारे लिए रत्न हैं। न सिर्फ आप चारों रत्नों बल्कि आपके परिवारजनों को आपकी सफलता के योगदान के लिए और इस सफलता में योगदान देने वाले अन्य भी व्यक्तियों को तथा समस्त देशवासियों को मैं इस मंच से बधाई देता हूं। कार्यक्रम के दौरान ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के अपने असाधारण अनुभव को साझा किया। उन्होंने अपने बचपन की बातें शेयर की। उन्होंने बताया कि बचपन में वो बहुत शांत थे और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि वे एक दिन अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। As a personality, I would say I was really shy, reserved, and sometimes, doubting yourself whether you are good enough or your decisions are good enough or whether you belong in the group where you're talking about. But I think Air Force picked me up from that position and brought me to where I am today, and I think that has been very transformational for me. ये सम्मान शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उनकी भागीदारी के बाद दिया गया। सम्मान समारोह में सीडीएस जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को गगनयान कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की थी। इसरो ने गगनयान मिशन की तैयारियां तेज कर दी है। इसरो ने रविवार को पैराशूट आधारित डिसेलेरेशन सिस्टम का प्रदर्शन किया। इसके तहत एयर ड्रॉप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। इसमें सशस्त्र बलों ने भी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की मदद की। इसरो ने बताया कि गगनयान मिशन के पर 400 किलोमीटर में मानव को भेजा जाएगा और सुरक्षित वापसी कराई जाएगी। प्रमुख अनुसंधान एजेंसी यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने ओडिशा के तट पर पहला इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया। ये उड़ान शनिवार 23 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे की गई। उड़ान परीक्षणों के दौरान 3 अलग अलग लक्ष्यों को अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर QRSAM, VSHORADS और उच्च ऊर्जा लेजर हथियार प्रणाली की ओर से एक साथ निशाना बनाया गया। इस दौरान लक्ष्य को पूरी तरह से नष्ट किया गया। लक्ष्य में 2 उच्च गति वाले फिक्स्ड विंग मानव रहित हवाई वाहन लक्ष्य और एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन शामिल थे। मिसाइल प्रणाली और ड्रोन का पता लगाने और विनाश प्रणाली, हथियार प्रणाली कमान और नियंत्रण, संचार और रडार सहित सभी हथियार प्रणाली घटकों ने बिना किसी खामी के प्रदर्शन किया। इसकी पुष्टि उड़ान डेटा को कैप्चर करने के लिए एकीकृत परीक्षण रेंज
चांदीपुर की ओर से तैनात रेंज उपकरणों की ओर से की गई। IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM, अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS मिसाइलें और एक उच्च शक्ति वाली लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार DEW शामिल है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW एक ऐसा हथियार है जो लेजर ऊर्जा का उपयोग करता है। यह हवा में दुश्मन के फाइटर जेट और मिसाइलों को नष्ट करने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस वायु रक्षा हथियार प्रणाली के सफल विकास के लिए DRDO, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफल परीक्षण भारत की उन्नत रक्षा तकनीकों में बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देश की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है। इस अनूठे उड़ान परीक्षण ने भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा क्षमता को स्थापित किया है, जो दुश्मनों के हवाई खतरों के खिलाफ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की क्षेत्रीय रक्षा को और सशक्त करेगा। इस सफलता के लिए सशस्त्र बलों ने इसे विकसित करने वाले वैज्ञानिकों को बधाई दी है। DRDO के मुताबिक ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम दुश्मन की तरफ से आने वाले सभी हवाई खतरों से पूरे देश को सुरक्षा प्रदान करेगा। विधानसभा में 2 दिवसीय ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक स्वस्थ लोकतंत्र में सार्थक बहस और चर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि जनता की चिंताओं के समाधान के लिए विचार विमर्श सबसे अच्छा माध्यम है। दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर संसद या विधानसभाओं में बहस नहीं होगी तो ये इमारतें बेजान हो जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने विरोध के नाम पर पूरे सत्र को बाधित करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई। हम एक निष्पक्ष मंच अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज के लिए रखें। एक निष्पक्ष बहस पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो, इसको हम सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही विधानसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार हो, इसके लिए हम आग्रही बने, क्योंकि विचार मंथन ही ये लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विट्ठल भाई पटेल ने पराधीन भारत में भी संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की ज्योति को प्रज्वलित किया था। आज का दिन हमारे लिए लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन है, जहां 100 साल पहले एक भारतीय ने इस विधानसभा परिसर में ब्रिटिश काल में पहली बार कोई व्यक्ति भारतीय मूल का इस विधानसभा का अध्यक्ष बना। 24 अगस्त 1925 श्री विट्ठल भाई जावेर भाई पटेल ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक विजय हासिल की। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने विट्ठल भाई पटेल को लेकर विशेष डाक टिकट भी जारी किया। दिल्ली विधानसभा में आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विधानसभाओं के संचालन, बेहतर कार्य प्रणाली, डिजिटल तकनीक और AI आधारित उपकरणों के उपयोग जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाना है, ताकि पारदर्शिता, दक्षता और जनता से जुड़ाव को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। कैमरामैन आसिफ शर्मा, इमरान खान और सुनील कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और रिपोर्टर 10 में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। मैं हूं MDH बेसन, सुनहरे चने से बना, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पिसा, अब आया हूं आपके घर, पोषण से भरा, स्वाद में खरा। बीकानेरी चने की दाल से बना सर्वश्रेष्ठ बेसन, MDH बेसन। While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution
in just one tap with Rajmarg Yatra app. Recharge FASTag and activate Annual Pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी, सारथी, सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं रिपोर्टेड 10 और आइए अब नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। बिहार में एसआईआर के बाद एक और जहां सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं भागलपुर जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां जांच में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट में पाए गए हैं। खास बात यह है कि दोनों महिलाओं के पास आधार और वोटर आईडी कार्ड भी मौजूद है और उन्होंने कई बार मतदान भी किया है। मामला सामने आने के बाद गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके नाम मतदाता सूची से हटाने का आदेश दिया है। साथ ही चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। दोनों पाकिस्तानी महिलाएं भागलपुर के भिकनपुर मोहल्ले में रहती हैं और दोनों ही मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खुशाब जिले के रंगपुर गांव की रहने वाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार फिरदौसिया जनवरी 1956 में 3 महीने के वीजे पर भारत आई थी, तो वहीं इमराना भी उसी साल 3 साल के वीजे पर भारत पहुंची थी। दोनों का वीजा खत्म होने के बाद वे अवैध रूप से यहाँ रुकी और भूमिगत हो गयी। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए हैं उनको वोट देना चाहिए? यही कानून है। जो 2 जगह वोटर हैं उनको वोट नहीं दिया जाए। और तीसरा, जो बिहार छोड़कर चले गए हैं लगभग 30 लाख लोग, उनको वोट नहीं दिया जाए। दूसरी ओर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल लगातार निर्वाचन आयोग और भाजपा पर मिलकर विपक्ष के वोट मिटाने और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं। ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही, क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है, वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है एक बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के। राज्य में वोटर लिस्ट रिवीजन के तहत 2 महीने में 98.2% वोटर्स ने अपने दस्तावेज जमा करा दिए हैं। अभी भी बिहार में लोगों के पास ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए 8 दिन का वक्त है। दस्तावेजों का सत्यापन 25 सितंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। मुख्यमंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब भी राहुल गांधी बोलते हैं, उनकी पार्टी के सांसद असहज महसूस करने लगते हैं। वहीं जॉर्ज सोरोस का हवाला देते हुए संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी अब खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। रिजिजू ने आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी भारत विरोधी संगठनों और ताकतों के साथ मिलकर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बहुत ही खतरनाक रास्ते पर हैं। राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जोर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, यूएस में, यूके में बैठा है, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ही चिंताजनक ये एक समय है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती तो विपक्ष और भारत विरोधी ताकतें मिलकर सरकार और संस्थाओं पर हमला करना शुरू कर देते हैं। राफेल को लेकर के नाप सना बातें की, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी को डांट लगाया, फिर चाइना ने इतना जमीन ऑक्युपाई किया करके झूठ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डांट लगाया। आप एक भारतीय होने के नाते इंडियन जैसे बात करो, फिर भी सुनते ही नहीं है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद और विधानसभा को संसदीय लोकतंत्र का केंद्र बताया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर काम में बाधा डालें और देश को काम ना करने दें। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी को खुद सुप्रीम कोर्ट ने डांटा था जब उन्होंने राफेल पर गलत बयानी की थी और ये दावा किया था कि हमारी जमीन चीन के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को एक अच्छे भारतीय की तरह बोलना चाहिए। अवैध सट्टेबाजी पर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। कर्नाटक से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र ईडी के हत्थे चढ़ गए हैं। ईडी की छापेमारी के दौरान उनके पास से 12 करोड़ की नकदी, सोना एवं चांदी जब्त किए गए हैं। देश में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आज एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया है। कर्नाटक के चिताबुरैया से कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को शनिवार को सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से ईडी ने गिरफ्तार किया है और अब उन्हें बेंगलुरु ले आई है। विधायक की गिरफ्तारी PMLA एक्ट के तहत हुई है। केसी वीरेंद्र कर्नाटक के चित्रदुर्ग विधानसभा में विधायक है। बताया गया है कि विधायक की गोवा में कैसीनो कारोबार में हिस्सेदारी है। वे करीब 5 कैसीनो के मालिक हैं, जिसमें फेमस पपीज कैसीनो भी शामिल है। इससे पहले हुई छापेमारी में ईडी ने विधायक के ठिकानों से करीब 12 करोड़ रुपए कैश, 6 करोड़ रुपए का सोना और 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त की थी। इसके अलावा विधायक के 17 बैंक खातों और 2 लॉकर्स को भी फ्रीज कर दिया गया है। कर्नाटक में पिछले 8 दिनों में अब तक 2 कांग्रेस विधायक शिकंजे में आ चुके हैं। इससे पहले 14 अगस्त को ईडी ने कर्नाटक कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सेल के घर से 1.41 करोड़ रुपए जब्त किए थे। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर रोक के बाद केसी वीरेंद्र की गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में भूचाल सा ला दिया है और इसके साथ ही इसने यह भी जाहिर कर दिया है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिस पर वह कायम है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए रिपोर्ट एट 10। सब आ गए? हाँ दादाजी। सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। एक और प्रगतिशील भारत तेज और चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का साक्षी बन रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर अतिक्रमण आवाजाही में बाधा बन रहे हैं। राजमार्ग यात्रा ऐप आपको सशक्त बनाता है। बस एक टैप में शिकायत दर्ज करें, फोटो को जियो टैग करें और शिकायत की स्थिति ट्रैक करें और समाधान पाएं। राजमार्ग यात्रा ऐप पर फास्ट टैग रिचार्ज और वार्षिक पास एक्टिवेट करें और नजदीकी अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट की जानकारी भी पाएं। ओवर स्पीडिंग अलर्ट के साथ रहें सुरक्षित। राजमार्ग यात्रा ऐप पर हाईवे अतिक्रमण रिपोर्ट करें और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो,
घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रिपोर्ट एट 10 और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। और खनन के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। भारत को खनिज के क्षेत्र में वैश्विक फलक पर लाने के लिए मध्य प्रदेश देगा महत्वपूर्ण योगदान। मध्य प्रदेश के जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान न सिर्फ जबलपुर बल्कि पूरे प्रदेश के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। नितिन गडकरी ने पूरे प्रदेश के लिए 60,000 करोड़ से अधिक की रोड परियोजनाओं की घोषणा की। वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से बनकर तैयार हुए इस फ्लाईओवर के निर्माण में 1200 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस फ्लाईओवर के शुरू होने के बाद मदन महल से दमोह नाका तक की दूरी 7 मिनट में ही पूरी हो पाएगी। अभी ये दूरी तय करने में करीब 45 मिनट का समय लगता था। We Jabalpurians are very happy and we hope the traffic congestion in this city will go down with the help of this bridge. बहुत बढ़िया लग रहा है, ऐसी उन्नति होते रहे जबलपुर की तो आनंद आ जाए। खूबसूरत सौगात मिली है भाजपा सरकार के द्वारा और जबलपुर के लिए बहुत खुशी का दिन है। 2-3 दिन से बहुत ज्यादा पानी से भी परेशान, अंडर ब्रिज से भी परेशान और रास्तों से भी बहुत परेशान थे, लेकिन आज हमें बहुत सुखद अनुभव हो रहा है कि हम लोगों को जबलपुर संस्कार धानी को ये फ्लाईओवर श्री गडकरी जी के द्वारा प्राप्त हुआ है और बहुत ही हमें एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश है। हैप्पी। मध्य प्रदेश के कटनी में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया। कॉन्क्लेव से सरकार को 8 माइनिंग कंपनियों द्वारा 56,414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इस निवेश से एक तरफ प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो दूसरी तरफ युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग को रोजगार भी मिलेगा। कॉन्क्लेव में राज्य शासन ने क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, प्रसंस्करण और संवर्धन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ भी MOU किया है। जबलपुर में मिली सड़कों की सौगातें हो या कटनी में हुई माइनिंग कॉन्क्लेव, इन बड़े निवेशों से मध्य प्रदेश विकास की एक नई रफ्तार पकड़ने जा रहा है और ये रफ्तार मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर सकती है। ग्रेटर नोएडा में पत्नी को जिंदा जलाने वाले आरोपी का पुलिस ने किया एनकाउंटर। पुलिस की गिरफ्त से भाग रहे विपिन भाटी के पैर में पुलिस ने मारी गोली। गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड का मुख्य आरोपी पति विपिन पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी के साथ पुलिस की सिरसा चौराहे के पास मुठभेड़ हुई। पुलिस ने घायल को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी हिरासत से भागने का प्रयास कर रहा था। जिस फ्लेमेबल पदार्थ से उसने अपनी पत्नी को जलाया था, उसके बोतल की रिकवरी के लिए यहाँ पे ले आए थे। रिकवरी के दौरान वो एक दरोगा को पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस पे जान से मारने के लिए उसे फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। दहेज की मांग को लेकर पत्नी निक्की की हत्या के आरोपी विपिन भाटी ने अस्पताल में अपने निर्दोष होने का दावा किया है। गंभीर रूप से झुलसने पर महिला की बहन ने उसको पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले गई। दर-दर भटकी 2 अस्पताल बदले, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। अब महिला की बहन और पीड़ित परिवार ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरे
उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, तो वहीं जिले के थराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना ने कहर बरपा दिया है। शुक्रवार दोपहर से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है थराली और आसपास के इलाकों में। इसके लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। यहां तक कि आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्षेत्र का दौरा किया और हालातों का जायजा लिया। थराली क्षेत्र में करीब 15 किलोमीटर के दायरे में 40 से ज्यादा दुकानें और 20 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 400 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। एक युवती की मौत हो गई है और एक बुजुर्ग अब भी लापता है। काफी नुकसान हुआ है, जान माल की बड़ी क्षति हुई है। पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं, सड़कें पूरी तरह से आपदा की चपेट में आ गई, मकान आ गए, लोग आ गए। थराली में और चेपड़ों में दोनों स्थानों पर लोगों को उनके घरों से भी निकाला है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, एम्स भी भेजा गया है। तो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कुलसारी राहत शिविर में लोगों से मुलाकात की और जिला प्रशासन को निर्देश दिए। राहत और बचाव कर्मी लापता व्यक्ति की तलाश में लगे हैं। राहत और बचाव कर्मियों का पूरा जोर मलबा हटाकर बंद रास्तों को खोलने पर है ताकि जनजीवन पटरी पर लौट सके। राहत सामग्री लगातार भेजी जा रही है। फिलहाल थराली में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन से लेकर सरकार तक राहत बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होने में अभी समय लगेगा। स्टार भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 103 टेस्ट मैच और 5 वनडे मैच खेलने वाले चेतेश्वर पुजारा ने अपने करियर में साथ निभाने वाले लोगों का भी आभार जताया। भारत के स्टार टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया। अपने पोस्ट में पुजारा ने लिखा कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना, इसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है कि यह कितना खास था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि हर चीज का एक अंत होता है और अत्यंत आभार के साथ मैं घोषणा करता हूं कि मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। ये प्लान एक हफ्ते से चल रहा था, बट मुझे लगा कि इतने सालों से जो मैंने क्रिकेट भारतीय टीम में खेला और फिर अभी डोमेस्टिक क्रिकेट पिछले कुछ सालों से मैं भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रहा हूँ, बट डोमेस्टिक क्रिकेट और काउंटी क्रिकेट खेल रहा था। बट अभी मुझे लगा कि ये सही समय है क्योंकि यंग प्लेयर्स को खास करके डोमेस्टिक क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी मिले, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया। चेतेश्वर पुजारा ने अपना टेस्ट डेब्यू अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, जबकि उन्होंने 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया। पुजारा हाल फिलहाल में इंग्लैंड दौरे पर कमेंट्री करते दिखे थे। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट जून 2023 में इंग्लैंड में ही खेला था। उनका आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनिंगटन ओवल में खेला गया विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 का फाइनल था। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को शिकस्त दी थी। पुजारा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 176 पारियों में 43.61 की औसत से 7,195 रन बनाए। इनमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 206 रन का रहा। वहीं पुजारा ने अपने करियर में 5 वनडे मैच खेले, जिनमें उन्होंने 39.24 की औसत से 51 रन बनाए। इसके अलावा पुजारा आईपीएल में 30 मैच खेल चुके हैं। उनकी 22 पारियों में उन्होंने 99.75 के स्ट्राइक रेट के साथ 390 रन बनाए। इसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। टेस्ट क्रिकेट में भारत की दूसरी दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने अपने पोस्ट में बीसीसीआई का भी आभार जताया। टेस्ट क्रिकेट में उनका प्रदर्शन, खासकर 2018 और 2021 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनके प्रदर्शन को हमेशा याद रखा जाएगा। और इसी के साथ रिपोर्टर 10 में आज बस इतना ही। नमस्कार।